Good evening, students. Today we'll start our third chapter of Business and Technology, which named is Organizational Culture in Business. कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो है वो बिजनेस के अंदर किस तरीके से रोल प्ले करता है या क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। बेसिकली कल्चर होता क्या है, क्योंकि अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं तो कल्चर का मतलब होता है वो वैल्यूज और वो नॉर्म्स जो कि एक ह्यूमन बीइंग अपनी डेली लाइफ में क्या करता है, यूज करता है इन हिज पर्सनल लाइफ, राइट। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का भी अपना एक कल्चर होता है। हर एक कंपनी जो होती है वो एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में वर्क करती है। उसकी डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट उसकी स्ट्रैटेजीज होती हैं, और आपस में एम्प्लॉइज के रिलेशन जो है वो कैसे हैं और किस तरीके से एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं, किस तरीके से वहां पे मतलब काम किया जाता है। तो ये जो चीजें होती हैं ये सब मिलकर क्या करती हैं, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बनाती हैं। मतलब जो है वो सेम ही होता है, दैट वो वैल्यूज और वो नॉर्म्स जो कि क्या करती हैं, किसी भी जगह पे क्या करेंगी, एग्जिस्ट करेंगी। मतलब एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ में वो पर्सनली कैसे एग्जिस्ट करती हैं, हमें पता चलता है दैट व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक कंपनी के अंदर भी क्या सही है क्या गलत है, कितनी अपनी एथिकल अपने व्यूज को रखते हुए हम काम करते हैं, कैसे कल्चर को मेंटेन करते हैं, ये सब हमने जो है वो इस चैप्टर के अंदर क्या करना है, स्टडी करना है। सो बिफोर गोइंग फर्दर, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है उसके अंदर आती कौन कौन सी चीजें हैं, क्या क्या बेसिकली हमें स्टडी करना है। तो फर्स्ट से पहले आएंगे कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के कंपोनेंट्स कौन से हैं, यानी कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को फॉर्मुलेट करते हैं। देन इन्फ्लुएंसेस, इन्फ्लुएंसेस का मतलब होता है कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को अफेक्ट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। एंड देन आते हैं हमारे राइटर्स। राइटर्स का मतलब है कि मैनेजमेंट के कुछ ऐसे थियोरिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया है, अपने व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग या अपनी मतलब उनकी नॉलेज या अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को अलग अलग तरीके से क्या किया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है, जो कि हम अपने चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। सो ये तीनों चीजें जो है वो क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के अंदर इन्वॉल्व की जाती हैं। नाउ वी कम्स टू ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, उसकी डेफिनेशन जो है वो क्या है। सो देर आर मेनी डेफिनेशन ऑफ अ कॉर्पोरेट कल्चर, बहुत सारी डेफिनेशन हैं। जैसे फर्स्ट वन इज द स्पेसिफिक कलेक्शन ऑफ वैल्यूज एंड नॉर्म्स दैट आर शेयर्ड बाय पीपल एंड ग्रुप्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन and that control the way they interact with each other and with the stakeholders outside the organization. Like I said before that organization culture का मतलब क्या होता है, values and norms, जो कि हमें ये बताती है that what is right और what is wrong, और कौन से मतलब अपनी obligations के रहकर हमें अपना काम जो है वो परफॉर्म करना है। So एक स्पेसिफिक कलेक्शन वैल्यू और नॉर्म का जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले सभी लोग शेयर करते हैं, और वो वैल्यूज और नॉर्म्स उनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल भी करते हैं, और उन्हें ये भी बताते हैं कि इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करेंगे, एंड जो आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे स्टेक होल्डर्स आते हैं या आउटसाइड पीपल आते हैं उनके साथ हम कैसे इंटरेक्ट करते हैं। ये सब कल्चर ही हमें क्या करता है, डायरेक्ट करता है। द वे वी डू थिंग्स अराउंड हियर, यानी कि जिस तरीके से हम अपने चारों तरफ की चीजों को हैंडल करते हैं, जिस तरीके से वो चारों चीजें जो है वो सारी चीजें हम परफॉर्म करते हैं, हमारे काम करने का तरीका कैसा है, वो भी हमारा कल्चर बताता है। सो अल्टीमेटली कल्चरल मीन्स सम टोटल ऑफ ऑल द बिलीव्स, एटीट्यूड्स, नॉर्म्स एंड कस्टम्स दैट प्रिवेल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कल्चर का मतलब क्या होता है कि बिलीव्स, हमारे एटीट्यूड कैसा है, हमारी नॉर्म्स कैसी हैं, हम कौन से कस्टम्स को फॉलो करते हैं, कौन से रूल्स को फॉलो करते हैं, ये सब मिलकर क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को फॉर्मुलेट करते हैं। So each organization will have its own distinctive culture and behavior acceptable in one organization culture may be inappropriate in other. So हर ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर होता है ना वो दूसरे से डिफरेंट रहता है। इसका रीजन ये है क्योंकि कल्चर जो है वो ह्यूमन बीइंग से बनता है, उनके बिहेवियर से बनता है, उनकी वैल्यूज एंड नॉर्म्स एंड उनके काम करने के तरीके से बनता है। एंड हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले लोग जो है वो डिफरेंट होते हैं, बेसिकली ह्यूमन बीइंग्स ही कल्चर बनाते हैं। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले लोग डिफरेंट है तो कल्चर्स भी क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। एंड ये भी हो सकता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कल्चर हमारा अप्रोप्रिएट है वो दूसरे के अंदर क्या है, ना हो। For example, some companies will expect staff to undertake additional work in their own time, while other organizations will not. तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो एक्सपेक्ट करती हैं कि जो उनके एम्प्लॉइज हैं वो एग्जिस्टिंग टाइम में ही जो उनका टाइम है वहाँ पे कुछ एडिशनल काम भी करें, लेकिन बाकी की ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करती हैं। सो ऑल्सो कल्चर्स डिवेल्प ओवर टाइम एंड कैन चेंज इंस्टेंटली एज अ रिजल्ट ऑफ अ सिंगल मेजर इवेंट, फॉर एग्जाम्पल डेथ ऑफ अ कंपनी, फाउंडर और थ्रेटन टेक ओवर एक्सेट्रा। सो कल्चर्स जो है वो क्या होते हैं, डेवलप ओवर द टाइम, जैसे जैसे हम काम करते हैं, अपने बिजनेस का लेवल बढ़ाते हैं, स्ट्रेटजीज चेंज करते हैं, तो वैसे वैसे क्या होता है, कल्चर डेवलप होता रहता है। और सिंगल, कभी कभी ऐसा होता है कि सिंगल मेजर इवेंट की वजह से वो क्या होता है, इफेक्ट भी हो जाता है। जैसे सडनली कंपनी फाउंडर की डेथ हो जाए या ट्रेडर को टेक ओवर आ जाए कि हाँ ये कंपनी में टेक ओवर कर सकती है। सो ऑल दीज थिंग्स जो है वो क्या करती हैं, कल्चर को अफेक्ट करती हैं।
देन हमारे पास टॉपिक आता है कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर, कि हमारे कल्चर के जो कंपोनेंट्स है वो क्या क्या हैं। तो बेसिकली थ्री हैं हमारे कल्चर के जो कंपोनेंट्स हैं जो मिलकर हमारे कल्चर को बनाते हैं। सबसे पहले तो अ सेट ऑफ बिहेवियर और नॉर्म्स, मतलब कि हम किस तरीके से अपने नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, कैसे वो हमारे बिहेवियर को वो है अफेक्ट करता है। देन सिंबल एंड सिंबॉलिक एक्शंस, हमारे सिंबल्स कैसे कैसे यूज करते हैं हम, या फिर सिंबॉलिक एक्शंस कैसे यूज करते हैं। एंड अ सेट ऑफ शेयर्ड वैल्यूज एंड बिलीव्स, हमारी जो शेयर्ड वैल्यूज एंड बिलीव्स है, यानी कि एम्प्लॉइज जो एक जगह पे काम कर रहे हैं वो किस तरीके से अपनी वैल्यूज को, किस तरीके से अपने बिलीव्स को शेयर कर रहे हैं, ये हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। एंड उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आता है वो क्या है, दैट नॉर्म्स गाइड्स पीपल बिहेवियर सजेस्टिंग व्हाट इज और व्हाट इज नॉट एप्रोप्रिएट द डन थिंग, बेसिकली इनफॉर्मल ड्रेस कोड जैसे एग्जांपल लेते हैं हम। नॉर्मल नॉर्म्स जो है वो हमें ये बताती हैं कि पीपल का बिहेवियर जो है वो कैसा होना चाहिए, कि क्या सही है और क्या सही नहीं है, मतलब इन दो चीजों के बीच में डिफरेंस जो है वो हमें पता होना चाहिए। एंड देन सिंबल्स और सिंबॉलिक एक्शन, जैसे कि ऑफिस का कोई रिचुअल है कि किसी के एम्प्लॉय के बर्थडे पे वो क्या करते हैं, केक रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये उनका सिंबल है उनको विश करने का। सिंबॉलिक एक्शन है कि वो उनको किस तरीके से विश करते हैं। एंड देन शेयर्ड वैल्यूज एंड बिलीव्स अंडरलाइन द कल्चर बाय आइडेंटिफाइंग व्हाट इज इंपॉर्टेंट, फॉर एग्जांपल अ बिलीव इन द इंपॉर्टेंस ऑफ पीपल एज इंडिविजुअल, यानी कि जो शेयर्ड वैल्यूज और बिलीव्स होते हैं जहाँ पे हमें पता है कि हर एक एम्प्लॉय ने हमारे साथ मिलकर काम करना है, तो हर एक एम्प्लॉय को इंडिविजुअली उनके बिलीव्स और वैल्यूज के बेसिस पे ट्रीट करना, ना कि अपनी वैल्यूज और बिलीव्स उन पर थोपना कि हाँ हम ये चाहते हैं तो आप इस तरीके से करो। ठीक है, रूल्स बनाए जाते हैं, रेगुलेशंस बनाए जाते हैं ताकि उनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल किया जाए, बट जिस चीज पे हमें ध्यान देना है वो ये है कि हर एक इंडिविजुअल, हर एक एम्प्लॉय अपने आप में डिफरेंट है एंड उनकी इंपॉर्टेंस भी डिफरेंट है। तो इस वजह से वहां पे हमें क्या करना होता है, इन चीजों का खास ध्यान रखना होता है। देन आते हैं द फैक्टर्स दैट शेप द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, की ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है वो कौन कौन से फैक्टर्स बेसिकली शेप करते हैं। तो उसमें क्या क्या आएगा, साइज है, टेक्नोलॉजी है, डाइवर्सिटी है, एज है, एज हिस्ट्री है एंड ऑनरशिप है। अब इन फैक्टर्स को हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं कि ये कैसे वर्क करते हैं। सबसे पहला आता है साइज। हाउ लार्ज इज द ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर, फिजिकल साइज और एम्प्लॉय नंबर, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का साइज कितना बड़ा है। अब वो साइज हम टर्नओवर के टर्म में भी ले सकते हैं कि टर्नओवर हमारा कितना है, सेल्स हमारा कितना है, फिजिकल साइज मतलब कितनी मतलब बड़ी उसकी बिल्डिंग है, कैसे वो वर्क करता है, एंड कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं। देन आता है टेक्नोलॉजी। How technologically advanced is the organization either in terms of its product or productive processes, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने आप में कितनी टेक्नोलॉजिकली एडवांस है, मतलब वेदर दे आर यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और लेबर इंटेंसिव, या फिर और इनोवेशंस का लेवल क्या है, किस किस तरीके से इनोवेशंस होती रहती है कंपनी के अंदर, उस लेवल को देखना है। देन डाइवर्सिटी, हाउ डाइवर्स इज द कंपनी इधर इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट रेंज, ज्योग्राफिकल स्प्रेड और कल्चरल मेकअप ऑफ इट्स स्टेक होल्डर्स, कंपनी जो है तो डाइवर्सिटी उसके अंदर कितनी है, मतलब अपने प्रोडक्ट के टर्म में भी कि वो किस तरीके से, मतलब कितनी रेंजेस में उनके प्रोडक्ट्स आ रही हैं, या कलर्स कितने आ रहे हैं, कितनी रेंजेस और आ रही हैं। देन ज्योग्राफिकल स्प्रेड कैसा है, मतलब स्टेट वाइज, और मतलब एक ही स्टेट में हम सेल करते हैं या अदर स्टेट में भी हमारा जो है वो प्रोडक्ट सेल होता है, या स्टेक होल्डर्स का मेकअप, हम कल्चर मेकअप जो है वो कैसा है, ये सब आएगा। देन आता है एज, हाउ ओल्ड इज द बिजनेस और द मैनेजर्स ऑफ द बिजनेस डू इट्स स्ट्रेटेजिक लेवल डिसीजन मेकर्स हैव एक्सपीरियंस टू ड्रॉ अपॉन, यानी कि बिजनेस जो है वो कितना बड़ा है, ठीक है, मैनेजर्स जो है वो कितने मतलब टाइम से उस बिजनेस को संभाल रहे हैं, कैसे वो स्ट्रेटेजिक जो है वो डिसीजंस लेते हैं, और उनका एक्सपीरियंस क्या है उन चीजों के ऊपर। देन आता है हिस्ट्री, व्हाट वर्कड इन द पास्ट, यानी कि पास्ट में देन हमारे पास आता है हिस्ट्री, दैट व्हाट वर्कड इन द पास्ट, डू डिसीजन मेकर्स हैव पास्ट सक्सेसेस टू ड्रॉ अपॉन, आर दे विलिंग टू लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, दैट मींस कि पास्ट में ऐसा कौन सा डिसीजन हमने लिया था, या ऐसा कौन सा हमने किसी मतलब इमरजेंसी सिचुएशन के टाइम पे कैसा रिएक्शन दिया था, जिसको हम क्या कर सकते हैं, मतलब लर्न कर सकते हैं उसे, कि हाँ ये चीज जो है वो हमें फ्यूचर में और नहीं करनी है, या ये चीज जो है इससे हमने ये सीखा है जो हम फ्यूचर में क्या नहीं करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। एंड लास्ट वन इज ऑनरशिप, इज द ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड बाय अ सोल ट्रेडर, मतलब क्या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसी सोल ट्रेडर की है, आर देयर अ स्मॉल नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स और आर देयर अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स, दैट मींस उनके शेयर होल्डर्स जो है वो कैसे हैं, इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स हैं या फिर स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं, जो भी हैं जिस भी तरीके से वर्क करते हैं, तो वो क्या आ जाएगा, उनके ऑनरशिप के अंदर आ जाएगा। सो दीज आर द बेसिक फैक्टर्स जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, उन्हें मतलब कि उन्हें फॉर्मुलेट करने में जो है वो क्या करते हैं, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं। एंड इनके अलावा जो अदर इन्फ्लुएंसेस हैं जो कि कल्चर को क्या करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं फॉर
मोर ऑफन सबटल इन्फ्लुएंसेस जिनका होता है। तो सबसे पहला आएगा द डिग्री ऑफ इंडिविजुअल इनिशिएटिव, दैट इज इट एनकरेज और आर डिसीजंस ऑलवेज रेफर्ड अपवर्ड, यानी कि क्या इंडिविजुअल्स को एनकरेज किया जाता है कि वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करें, या फिर जो डिसीजंस होते हैं वो कंप्लीटली रेफर्ड अपवर्ड्स होते हैं, दैट मींस टू से सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट लेता है। द डिग्री ऑफ रिस्क टॉलरेंस, आर मैनेजर्स ओनली अलाउड टू फॉलो लो रिस्क स्ट्रेटजीज, क्या मैनेजर्स जो है वो सिर्फ लो रिस्क स्ट्रेटजीज को ही फॉलो करेंगे, क्योंकि अगर वो सिर्फ लो रिस्क स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हैं तो हो सकता है कि फ्यूचर में वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न ना कर पाए, बिकॉज जितना ज्यादा एक बिजनेस रिस्क इनिशिएटर होता है उतना ज्यादा वो प्रॉफिट भी अर्न करता है, ठीक है। सो क्लैरिटी ऑफ डायरेक्शन, इज देयर अ क्लियर फोकस और आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड परफॉर्मेंसेस एक्सपेक्टेशंस, मतलब क्या हमारा फोकस ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो क्लियर है और उनके ऑब्जेक्टिव्स या जो भी उनकी परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस है वो क्लियर है, कहीं कोई एम्बिग्यूटी तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है। देन द डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन बिटवीन ग्रुप्स आर डिफरेंट यूनिट्स encouraged to work together, are management aloof or approachable, is communication clear to the lower level staff, that means कि ग्रुप्स के बीच में जो इंटीग्रेशन है मतलब वो किस तरीके से और कितने लेवल तक एक दूसरे को इंटीग्रेट करके चलते हैं वो भी हमें पता करना होता है, क्योंकि जब हम साथ में इंप्लॉइज जो है वो साथ में काम करते हैं ना, तो वहां पे हर एक की परफॉर्मेंस जो होती है वो दूसरे की परफॉर्मेंस को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है। तो इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि जो डिफरेंट यूनिट्स हैं या डिफरेंट जो हमारी कंपनी के डिपार्टमेंट सब एक दूसरे से कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, और मैनेजमेंट के अंदर जो कम्युनिकेशन होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन होता है वो लोअर लेवल स्टाफ को कितना क्लियर है। एंड देन आता है रिवॉर्ड सिस्टम, आर इंडिविजुअल रिवॉर्डेड फॉर सक्सीडिंग, दैट इज रिवॉर्ड्स बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, मतलब रिवॉर्ड सिस्टम कैसा है, इंडिविजुअल्स को अगर वो सक्सेस मतलब गेट करते हैं या कोई अच्छा काम करते हैं तो उनको रिवॉर्ड दिए जाते हैं नहीं, और अगर रिवॉर्ड दिए जाते हैं तो क्या उनका परफॉर्मेंस क्राइटेरिया जो है वो क्या रहता है। देन कॉन्फ्लिक्ट टॉलरेंस, आर एम्प्लॉइज एनकरेज टू एयर ग्रीवेंसेस, क्या एम्प्लॉइज की जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो टाइम पे सुलझा दिए जाते हैं या और उनको एयर ग्रीवेंसेस दी जाती है या और रूमर्स फैला के उनकी जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको बढ़ाया जाता है। देन कम्युनिकेशन पैटर्न्स, इज देयर अ फॉर्मल हियरार्की और एन इनफॉर्मल नेटवर्क, हमारा कम्युनिकेशन का जो लेवल है जो पैटर्न है वो कैसा है, आर वी यूजिंग द फॉर्मल मतलब कम्युनिकेशन लेवल और वी आर गोइंग थ्रू द इनफॉर्मल लेवल, वो भी हमने ध्यान में रखना है। देन फॉर्मलाइजेशन ऑफ क्लोथिंग एंड ऑफिस लेआउट, आर देयर स्ट्रिक्ट रूल्स ओवर दिस, क्या यूनिफॉर्म्स को लेकर या ड्रेस कोड को लेकर कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स है या नहीं। एंड द काइंड ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, मतलब किस तरीके के लोग हम जो है वो एम्प्लॉय करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आर दी ग्रेजुएट्स यंग और ओल्ड एटसेट्रा, मतलब जिस भी काइंड के हैं वो सब आ जाएगा। सो ये कुछ और फैक्टर्स होती हैं जो कि मिलकर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बनाते हैं, बिकॉज ये अगर हम नॉर्मली भी सोच के देखें ना तो ये सारे फैक्टर्स हैं एक्चुअली में ऐसे जो कि किसी भी जगह के एटमॉस्फेयर को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। तो हमें इन चीजों का जो है वो खास ध्यान रखना होता है कि जब भी हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर फॉर्मुलेट करते हैं एम्प्लॉइज के अंदर, मतलब एम्प्लॉइज को एक साथ हमने कैसे लेकर चलना है, कैसे रूल्स एंड पॉलिसीज बनाने हैं, कैसे उनके लिए स्ट्रिक्ट, कौन से रूल्स उनके लिए स्ट्रिक्ट रखने हैं और कहाँ पे हम उनको थोड़ा सा लीनियंसी दे सकते हैं, ये सब चीजें हमें इसके अंदर इंक्लूड करके चलना होता है। देन आता है राइटर्स ऑन कल्चर, अब जैसे हमने थर्ड का पढ़ा था चीज की कुछ राइटर्स हैं जिन्होंने अपनी डेफिनेशन दी हैं कुछ की, हाँ एक ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है वो किस तरीके से काम करता है और क्या मतलब उनके एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर है वो कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो है सचिन, यानी कि 3.1 के अंदर जो आपको दिया हुआ है। तो ये क्या बोलते हैं दैट ये जो राइटर है दे ही क्लेम दैट द फर्स्ट लीडर्स ऑफ द कंपनी क्रिएट्स इट्स कल्चर, यानी कि इनके अकॉर्डिंग जो ये सचिन है इनके अकॉर्डिंग क्या है, जो हमारी लीडर्स होते हैं कंपनी के फर्स्ट लीडर्स वो ही उसके कल्चर को बनाते हैं बेसिकली। फ्यूचर लीडर्स विल ओनली बी सिलेक्टेड इफ दे सपोर्ट इट्स ओरिजिनल कल्चर, फ्यूचर लीडर्स को हम सिर्फ तभी सिलेक्ट करते हैं जब उनका ओरिजिनल कल्चर को हम क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। सो द लिंक बिटवीन कल्चर एंड लीडरशिप इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इट कैन बी वेरी डिफिकल्ट टू चेंज। सो जो लिंक होता है कल्चर के बीच में और लीडरशिप के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जिसे चेंज करना जो है वो क्या रहता है, डिफिकल्ट रहता है। एंड ही फर्दर कमेंटेड दैट इफ लीडर्स आर टू लीड इट इज एसेंशियल दैट दे अंडरस्टैंड द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू ट्राई एंड डिफाइन कल्चर। सचिन डिस्क्राइब 3 लेवल्स, मतलब क्या वो क्या बोलते हैं कि अगर लीडर्स ने लीड करना है या वो लीड करना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के बारे में पता हो, वो समझ सके उस चीज को, तभी वो लीड कर सकते हैं। क्योंकि जब हमें एक ऑर्गेनाइजेशन के या किसी पर्टिकुलर कंपनी के एनवायरमेंट के बारे में पता होगा, एटमॉस्फेयर के बारे में पता होगा, ये पता होगा कि वो कैसे काम करते हैं, किस तरीके से उनकी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना है, तभी वो क्या कर पाते हैं, आगे तरीके से आगे परफॉर्मेंस अपना दे पाते हैं। सो इसलिए उन्होंने क्या किया है, 3 मतलब अपने जो
लेवल हैं, 3 लेवल्स पर बेसिकली उन्होंने कल्चर को डिफाइन किया, जिसमें सबसे पहले हमारे आते हैं आर्टिफैक्ट्स। इसमें क्या आता है दैट दीज आर द एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर दैट कैन बी इजीली सीन, फॉर एग्जांपल द वे द पीपल ड्रेस, मतलब किसी पर्सन को सामने से देखना एंड ये रिफ्लेक्ट करना कि हाँ वो पर्सन जो है उसको कैसे बैकग्राउंड से है, उनका बोलने का तरीका कैसा होगा या कैसा नहीं होगा, मतलब सिर्फ उनके कपड़ों से ये जज कर लेना कि जो सामने वाला पर्सन है वो किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट जो है वो कर रहा है। देन स्पाउस वैल्यूज, these are the strategies and goals of an organization including company slogan etc। स्पाउस वैल्यूज के अंदर हम किनको लेते हैं, जो कंपनी के गोल्स होते हैं, बेसिकली जो स्ट्रैटेजीज होती है जो कंपनी को रिप्रेजेंट करती है कि हाँ कंपनी इन गोल्स और इन स्ट्रैटेजीज पे क्या कर रही है, काम कर रही है, और इसके अंदर कंपनी के स्लोगन्स भी लेकर चलेंगे। एंड लास्ट वन इज बेसिक assumptions and values, these are difficult to identify as they are unseen and exist mainly at the unconscious level। तो ये बेसिकली जो है वो क्या होता है, आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट होता है क्योंकि ये दिखाई नहीं देती है, अनकॉन्शियस लेवल पर वर्क करता है। क्योंकि जब हम किसी जगह पे काम करने के लिए जाते हैं, जो हमारा फर्स्ट पेरेंट्स रहता है, हमारी फर्स्ट प्रेजेंस रहती है, वहां पे हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं कि हम उस एटमॉस्फेयर में एडजस्ट कर पाएंगे या नहीं, या कोऑर्डिनेट कर पाएंगे या नहीं, या जो भी सो ऑन जो भी है वो दिखाई नहीं देती, क्योंकि हम कभी किसी को दिखाना नहीं चाहते कि हम कितने अंडर कॉन्फिडेंट हैं या हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। सो ये अनकॉन्शियस लेवल पर चलने वाली assumptions एंड वैल्यूज होती है जो हमारे सिर्फ माइंड में वर्क करती हैं, इन एक्चुअली रियलिटी ये जो है वो वर्क नहीं करता। So new employees find the last level of culture the most difficult to understand, and lack of understanding of the basic values is one of the main contributors to the failure when trying to implement change। ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आएगा वो है हमारा टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो कि आपको दिया हुआ है, ये आप कर सकते हैं सॉल्व, सिंपल सा क्वेश्चन है। एंड देन आता है हमारा हैंडी, यानी कि जो सेकंड टाइप का हमारा कल्चरल टाइप उन्होंने डिफाइन किया है। सबसे पहले आता है हमारा पावर कल्चर, मतलब इन्होंने क्या बोला है दैट हियर देयर इज वन मेजर सोर्स ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस। फॉर एग्जांपल इन अ स्मॉल ओनर मैनेज बिजनेस द ओनर may strive to maintain absolute control over subordinates, there may be few procedures and rules of a formal kind as staff take directions directly from the owner। दैट मीन्स टू से कि पावर कल्चर जो होता है उसके अंदर क्या रहता है कि देयर विल बी ओनली वन मेजर सोर्स ऑफ पावर, यानी कि पावर चाहे वो डिसीजन मेकिंग की है, बिजनेस को कंट्रोल करने की है, या बिजनेस के लिए पॉलिसीज बनाने की है, स्ट्रैटेजीज बनाने की है, वो क्या करेगी, सिर्फ एक ही हाथ में रहेगी। ठीक है। एंड वो किसके हाथ में रहती है, जो बिजनेस का क्या होता है, ऑनर होता है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ दैट एक स्मॉल ऑनर मैनेज बिजनेस जो है वो क्या करते हैं, एब्सोल्युटली अपने बिजनेस का कंट्रोल जो है वो कंप्लीटली अपने ही हाथ में रखते हैं। ठीक है। तो बहुत कम प्रोसीजर्स रहते हैं, बहुत कम रूल्स रहते हैं फॉर्मल काइंड के, क्योंकि सारे डिसीजन किनके पास हैं, सिर्फ ऑनर के पास है। एंड इस टाइप का जो कल्चर होता है, जो पावर कल्चर होता है, वो बेसिकली क्या होता है, ऑन्टरप्रेन्योर जो हमारा स्ट्रक्चर है उसके अंदर लाई करता है। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ऑन्टरप्रेन्योर स्ट्रक्चर जो है वो क्या रहता है, जहाँ पे एक सिंगल ऑनर होता है एंड उनके अंदर कुछ एम्प्लॉइज होते हैं जो वर्क करते हैं। बट डिफरेंस क्या आता है कि जैसे वहां पे कंट्रोल पावर जो होता है, यानी कि बिजनेस को कंट्रोल करने का डिसीजन मेकिंग जो पावर होता है, दैट विल बी लाई ओनली इन द हैंड ऑफ ऑनर। ठीक है। देन आता है रोल कल्चर। Now, in this version of culture, people describe their job by their duties, not by its purpose. So, job descriptions dictate the way we do things around here। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो लोग हैं वो क्या करते हैं, अपनी जो जॉब है, मतलब वो क्या करते हैं, कैसे डिस्क्राइब करते हैं, उसकी ड्यूटी से डिस्क्राइब करते हैं, उनके पर्पस से नहीं करते। सो जॉब डिस्क्रिप्शन जो ये मतलब बेसिकली ये डिक्टेट करते हैं कि किस तरीके से वो अपने अराउंड जो काम हो रहे हैं, जो एक्टिविटीज हो रही है, उन्हें कैसे परफॉर्म करेंगे। सो दिस वुड बी सीन इन अ ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन where the structure determines the authority and responsibility of individuals and there is a strong emphasis on hierarchy and status। तो बेसिकली ये क्या करता है, मोस्टली ब्यूरोक्रेटिक जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके अंदर ज्यादा हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है वो ये डिटरमिन करता है, वो ये बताता है कि इंडिविजुअल्स के पास कौन सी अथॉरिटीज हैं, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जिनके बेसिस पर हम क्या करते हैं, अपने स्टेटस और हायरार्की को फॉर्मुलेट करते हैं। सो दिस टेंड्स टू बी द मोस्ट इफेक्टिव इन स्टेबल एनवायरनमेंट वेयर द वर्क इज परफॉर्म बाय एम्प्लॉइज रेयरली चेंजेस। तो ये बेसिकली जो कल्चर है वो क्या करता है, स्टेबल एनवायरनमेंट में वर्क करता है, जहाँ पे जो काम है वो क्या होता है, एम्प्लॉइज का रेयरली चेंज होता है, मतलब जिस लेवल पे वो काम कर रहे हैं, जिस पोस्ट पे वो काम करते हैं, दैट कंटिन्यूज टू बी द सेम इन नियर फ्यूचर। ओके। देन आता है टास्क कल्चर। टास्क कल्चर डिनोट बाय ग्रीक एंड गॉड अथेना। इन्होंने क्या बोला है दैट द एम्फेसिस देयर हियर इज ऑन अचीविंग द पर्टिकुलर टास्क एट हैंड एंड स्टाफ में नीड टू बी फ्लेक्सिबल टू इंश्योर डेडलाइंस आर मेट। तो यहाँ पे जो एम्फेसिस होता है वो किस चीज पर होता है कि एक पर्टिकुलर टास्क जो हमारे हाथ में है हम उसे कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे अचीव करते हैं, एंड स्टाफ को क्या करना पड़ता है, फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है कि वो अपने डेडलाइंस को पूरा कर सके। सो पीपल देयरफॉर डिस्क्राइब देयर पोजीशन इन टर्म ऑफ द रिजल्ट दे आर अचीविंग। तो लोगों को कैसे जज किया जाएगा, जो रिजल्ट्स को अचीव करते हैं उसके बेसिस पर।
Nothing is allowed to get in the way of task accomplishment, and this is the best senior project teams that exist for a specific task. मतलब जहाँ पे जैसे प्रोजेक्ट वर्क होता है कि एक प्रोजेक्ट वर्क दे दिया कि हाँ इस तरीके से उन्हें काम करना है, इस प्रोजेक्ट को कैसे वो हैंडल करते हैं, कैसे एज अ टीम वर्क करते हैं, तो वो टास्क कल्चर है कि स्पेसिफिक टास्क के बेसिस पर उन्होंने उनकी परफॉर्मेंस को क्या करना है, जज करना है। एंड उसके बाद आता है पर्सन कल्चर। ये क्या बोलते हैं दैट दिस इज द फीचर by the fact that it exists to satisfy the requirement of the particular individual involved in the organization। मतलब ये बेसिकली इस चीज पे होता है कि किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले जो इंडिविजुअल हैं वो उनकी रिक्वायरमेंट्स को कैसे सेटिस्फाई करते हैं। द पर्सन कल्चर इज टू बी फाउंड इन अ स्मॉल हाईली पार्टिसिपेटरी ऑर्गेनाइजेशन वेयर इंडिविजुअल्स अंडरटेक ऑल द ड्यूटीज देमसेल्फ, फॉर एग्जांपल अ बैरिस्टर इन चैम्बर्स। बेसिकली पर्सन कल्चर का मतलब क्या होता है, जो पर्सन के अराउंड होकर घूमता है, जो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं। बेसिकली ये क्या कहता है कि ये ऐसा जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है या कल्चर होता है, वो क्या करते हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है जहाँ पे एम्प्लॉइज को मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हम क्या करते हैं, अलाउ करते हैं कि वो अपना पार्टिसिपेशन है वो डिसीजन मेकिंग में दे, उस पॉलिसी फॉर्मुलेशन में दे, ताकि वो क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन अपना अलाउ करें। जैसे कि एक चैम्बर के अंदर क्या रहता है, जो बैरिस्टर है उनकी जो मतलब ड्यूटीज है, सामने जाके वो कितना इनिशिएटिव लेते हैं, ये क्या करता है, उस कल्चर पे डिपेंड करता है। उसके बाद आपको इसका टेस्ट अंडरस्टैंडिंग जो है वो टू दी अवर बेस्ड जो इस पे है। एंड लास्ट वन जो हमारा आता है वो आता है हॉफस्टेड। ये क्या बोलते हैं दैट हॉफस्टेड लोग for a national differences between 1 lakh of IBM's employees in different parts of the world in an attempt to find aspects of culture that might influence business behavior। So Hofstede ने क्या किया, IBM's की जो अपनी चेन है उन्होंने क्या किया, उनके 1 लाख ऑफ जो एम्प्लॉइज हैं उन पे क्या किया, नेशनल डिफरेंसेस जो है उनके फाइंड आउट किए और देखा कि वो किस तरीके से अपने अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से जो है वो काम करते हैं, और उन्होंने कल्चर किया कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स को जो है वो क्या किया, फाइंड आउट किया। एंड उनके बेसिस पर जो उनकी फर्स्ट हमारी जो एस्पेक्ट है वो कौन सी है, इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म। लुक्स एट द एक्सटेंट ऑफ व्हिच पीपल आर इंटीग्रेटेड इनटू ग्रुप। ये बेसिकली इस चीज पे ध्यान देता है कि लोग ग्रुप में कैसे इंटीग्रेट होकर काम करते हैं। सम कल्चर्स आर मोर कोहेसिव देन अदर्स, फॉर एग्जांपल एंग्लो सेक्शन जो हमारी कल्चर्स आर जनरली मोर इंडिविजुअलिस्टिक देन द कलेक्टिविस्ट कल्चर ऑफ साउथ अमेरिका। तो बेसिकली इनके जो कल्चर्स हैं वो ज्यादा करके इंडिविजुअलिस्टिक है, इंडिविजुअल अप्रोच को फॉलो करते हैं, देन जो भी साउथ अमेरिका में कलेक्टिव अप्रोच होता है। हाई इंडिविजुअल इंडिकेट्स द स्टाफ एक्सपेक्ट टू बी असेस्ड ऑन देयर ओन अचीवमेंट्स एंड परफॉर्मेंस। हाई इंडिविजुअलिज्म का मतलब होता है जहाँ पे एवरी एम्प्लॉय ये डिमांड करता है कि उनकी परफॉर्मेंस जो है या उनको जो रिवॉर्ड दिए जा रहे हैं या जो असेस किया जाना है वो सिर्फ उनकी इंडिविजुअल अचीवमेंट्स और परफॉर्मेंस के बेस पे किया जाए, ना कि ग्रुप के बेसिस पर। एंड लो इंडिविजुअलिज्म का मतलब होता है स्टाफ एक्सपेक्ट टू बी असेस्ड ऑन द ग्रुप बेसिस एंड प्रेफर द ऑर्गेनाइजेशन टू सेट ग्रुप गोल्स। वहां पे क्या करते हैं, इंडिविजुअल अप्रोच नहीं आता, एम्प्लॉइज ये डिमांड करता है या स्टाफ ये डिमांड करता है कि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो क्या की जाए, ग्रुप बेसिस पर ही असेस की जाए, और जो गोल्स है वो भी ग्रुप बेसिस पर दिए जाए, ना कि इंडिविजुअल टर्म्स पर दिए जाए। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस। मतलब इसके अंदर इंडेक्स जो है वो क्या कहता है, डील्स विद द सोसाइटीज टॉलरेंस फॉर द अनसर्टेनिटी एंड एम्बिग्यूटी। की सोसाइटी की टॉलरेंस क्या है अनसर्टेनिटी और एम्बिग्यूटी को लेकर। फॉर एग्जांपल फ्रांस एंड जापान यूज ब्यूरोक्रेसी टू रिड्यूस अनसर्टेनिटी बिकॉज दे डिसलाइक इट। मतलब वो क्या करते हैं, ब्यूरोक्रेसी को जो है वो क्या करते हैं, यूज करते हैं, क्योंकि वो अनसर्टेनिटी को क्या करते हैं, डिसलाइक करते हैं। मतलब वो ये मानते हैं कि जो डिसीजन हमने लिया है वो नियर फ्यूचर क्या होना चाहिए, इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए। So high uncertainty avoidance culture will not like to act outside their normal job descriptions or roles. They prefer to be directed by management and like formal rules and guidelines। मतलब इसके अंदर क्या होता है कि जो हाई यूए कल्चर्स के अंदर एक्ट करते हैं बेसिकली वो ये चाहते हैं कि उनका जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो नॉर्मल रहे, वो प्री डिफाइंड रहे, एंड उनकी मैनेजमेंट एंड उनके जो सीनियर्स हैं वो उनको क्या करें, रूल्स फॉलो करें, रूल्स जो है उनके लिए बनाए एंड वो उसी डायरेक्शन के अंदर क्या करें, काम करें। Whereas लो जो हमारा अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस कल्चर है विल बी प्रिपेयर्ड टू टेक मोर रिस्क एंड गो बियॉन्ड देयर कंफर्ट जोन्स एंड दे टेंड टू डिसलाइक ब्यूरोक्रेसी एज इट साइड्स द इनिशिएटिव। सो जो हमारे लो यूए कल्चर्स हैं वहां पे जो एम्प्लॉइज वर्क करते हैं वो क्या करते हैं, मोर रिस्क इनिशिएटर्स होते हैं, ठीक है। वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके काम करते हैं, क्यों, क्योंकि वो अनसर्टेनिटी को क्या नहीं करते, अवॉइड जो है वो नहीं करते। उन्हें पता है कि अगर वो रिस्क लेंगे तभी वो सक्सेसफुल हो सकती है, तो वो क्या करता है, उनके इनिशिएटिव को इंप्रूव करता है। एंड थर्ड वन इज जो हमारा आएगा वो आता है पावर डिस्टेंस इंडेक्स जो हमारा रहता है। इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, दैट द एक्सटेंट टू व्हिच द लेस पावरफुल एम्प्लॉइज इन द ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस एक्सेप्ट एंड एक्सपेक्ट द पावर
is distributed unequally. For example, South American जो societies हैं, differences in power were tolerated more than in North European जो है वो culture. So कितने level तक जो एक less powerful हमारे organization के members होते हैं या institutions के members होते हैं, वो इस चीज को accept करते हैं and expect करते हैं कि उनकी power का जो distribution है वो unequally वहां पे किया हुआ है, ठीक है, जैसे कि South American हमारी societies के अंदर होता है. And high PD cultures expect to answer to more powerful managers and do not expect to have any democratic input into decisions that are made. So high PD culture क्या करता है, आंसरेबल होता है किसके लिए, मोर पावरफुल मैनेजर्स के लिए, एंड वो डेमोक्रेटिक इनपुट जो है वो नहीं लेते अपने डिसीजंस के अंदर. एंड जो लो पीडी कल्चर है दैट एक्सपेक्ट टू बी इन्वॉल्व विद द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड वांट लेस डायरेक्ट सुपरविजन बाय द मैनेजर्स. मतलब वो क्या करते हैं लो पीडी कल्चर की, वो ये चाहते हैं कि जो डिसीजन वो लेना चाहते हैं या जो उन्हें सही लगता है वो डिसाइड कर दें एंड उनके अंदर जो मैनेजर का सुपरविजन है वो क्या रहे, कम से कम रहे. नेक्स्ट वन जो हमारा आता है वो आता है जेंडर बेसिस पर, दैट मेल्स एंड फीमेल्स के बेसिस पर बेसिकली कैसा होता है. सो मैस्कुलिन कल्चर इज वन वेयर द डिस्टिंक्शन बिटवीन द रोल्स एंड वैल्यूज द जेंडर्स इज लार्ज एंड द मेल्स फोकस ऑन वर्क पावर एंड सक्सेस, ठीक है, whereas feminine culture such as Finland the differences between the gender roles is much smaller. तो वहां पे क्या रहता है, एम्प्लॉइज जो मैस्कुलिन कल्चर्स के अंदर आते हैं वो मोटिवेट होते हैं कि उनके जॉब टाइटल से, उनकी इंक्रीज स्टेटस एंड पे राइजेस से, जो कि उनकी कल्चर वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करेगा. लेकिन जो फेमिनिन कल्चर का स्टाफ है वो किस चीज से मोटिवेट होता है कि वो अपनी वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मोटिवेट करते हैं, कि उनको वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मेंटेन करेंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे मेंटेन करते हैं, वर्क प्लेस पे उनके रिलेशनशिप जो है वो बेटर कैसे हो सकते हैं. तो ये क्या करता है, पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, क्योंकि जेंडर डिफरेंसेस जो है जहां जहां लाई करते हैं तो उस हिसाब से उनको क्या किया जाता है, फिर काम के अकॉर्डिंग जो है वो उनको क्या किया जाएगा, मोटिवेट किया जाएगा. देन मोर रिसेंटली टू मोर डायमेंशंस हैव बीन एडेड टू हॉफस्टेड्स मॉडल. दो और जो डायमेंशंस है वो जो है वो इन्वॉल्व की गई हैं. फर्स्ट वन इज लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन वर्सेस शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन. Societies with a long-term orientation focus on future reward with a particular focus on saving, persistence and the ability to adapt to changing circumstances. मतलब जो सोसाइटीज लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन के अंदर आती हैं वो बेसिकली बेस्ड होती हैं फ्यूचर रिवॉर्ड्स पे, कि अगर हम आज अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें फ्यूचर रिवॉर्ड जो है वो कैसे मिलेंगे और कितने मिलेंगे, सेविंग कैसा रहता है और कितनी वो एबल है चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस को ऑप्ट करने के लिए. एंड शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड जो कल्चर्स होती हैं वो क्या करती हैं, पास्ट और प्रेजेंट कंसर्न्स पे मतलब बेसिकली बेस्ड होते हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं कि उनके ट्रेडिशन का रिस्पेक्ट किया जाए, सोशल ऑब्लिगेशंस जो है वो किस तरीके से करते हैं, एंड ये सब चीजें आएंगी. देन आता है इंडल्जेंस वर्सेस रिस्ट्रेंट. Indulgent societies allow relatively free gratification of basic or natural human drives relating to enjoying the life and having fun, and more restrained societies suppress gratification of needs and regulate it by the means of strict social norm. So indulgence जो societies हैं वो क्या करती हैं, relatively इस तरीके का माहौल या इस तरीके का environment देती हैं अपने human beings को या अपने employees को, कि वो क्या करते हैं, अपनी life को enjoy करते हुए and fun करते हुए काम करना पसंद करते हैं, right? लेकिन जो हमारी more restrained societies हैं वो क्या करती हैं, strict social नॉर्म्स को फॉलो करती हैं, दैट अगर आप कहीं काम करने के लिए आ रहे हो, वहां का कल्चर बना रहे हो, तो वो स्ट्रिक्टली शुड बी अकॉर्डिंग टू द वर्किंग नॉर्म्स ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन. वहां पे कोई जो ग्रेटिफिकेशन या ग्रेटिट्यूड का फीलिंग होता है वो क्या करता है, वहां पे इन्वॉल्व नहीं किया जाता, ठीक है. नेक्स्ट उसके बाद आपका टेस्टेड अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेस्ड है हॉफस्टीड के जो व्यूज हैं उनके ऊपर. एंड देन फिफ्थ है, एंड उसके बाद हमारा टॉपिक आता है द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स रिलेशनशिप विद द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. अब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या रहता है, जहाँ पे जो रिलेशंस हैं एम्प्लॉइज के अंदर दैट आर काइंड ऑफ इनफॉर्मल, ठीक है. सो इन द लास्ट चैप्टर वी लुक्ड एट द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. दीज हैव बीन डिजाइन्ड बाय द मैनेजमेंट टू ट्राई एंड श्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन मीट इट्स गोल. मतलब क्या है कि फॉर्मल स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली बनाया जाता है ताकि मैनेजमेंट जो है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को जल्दी से जल्दी अचीव कर सके. तो नाउ वी नीड टू लुक एट द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. सो द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज द नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप्स दैट एग्जिस्ट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिलेशनशिप का वो नेटवर्क होता है जो किसी भी कंपनी के अंदर, हर एक कंपनी के अंदर क्या करता है, वो करता है. रीजन बिकॉज कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना तो कंप्लीटली फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉलो होता है और ना ही कंप्लीटली इनफॉर्मल होता है, दोनों ही क्या रहते हैं, थोड़े से अनफेवरेबल रहते हैं. सो हमें क्या करना पड़ता है, दोनों का मिक्सचर, यानी कि जो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल का कितना कितना परसेंटेज हम ऑप्ट करते हैं उसके हिसाब से हमें इसे कंटिन्यू करना पड़ेगा. दिस नेटवर्क इवॉल्व्स ओवर टाइम एंड टेंड्स टू अराइज थ्रू कॉमन इंटरेस्ट and friendship between the staff members, and these relationships are often across divisions. मतलब ये जो डिसीजन
रिलेशनशिप्स होते हैं जो बनते हैं एम्प्लॉयज के बीच में, स्टाफ मेंबर्स के बीच में, वो क्या होते हैं, अक्रॉस डिविजन्स बनते हैं. सो एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन विल बी प्रेजेंट टू सम डिग्री विद इन ऑल फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. कहीं ना कहीं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जितनी भी हमारी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हैं उन सबके अंदर कुछ ना कुछ डिग्री तक जो है वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रहता ही रहता है. सो थिंक ऑफ द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एज बीइंग देन एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर. और इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो है वो क्या क्या रहते हैं. एडवांटेजेस क्या रहेंगे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के, देयर विल बी बेटर मोटिवेशन, बेटर कम्युनिकेशन एंड प्रोविजन ऑफ सोशल कंट्रोल. एंड डिसएडवांटेजेस क्या रहते हैं, इनएफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं क्योंकि जरूरत से ज्यादा अगर बातें होंगी तो ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी में कमी आएगा, इनएफिशिएंट हो जाएंगे एम्प्लॉइज. Opposition to change can be intensified. The grapevine effect, where potentially inaccurate information or rumors spread through the informal organization. मतलब grapevine effect आता है जहाँ पे intentionally क्या की जाती है, rumors या फिर जो भी एक inaccurate information होती है वो share की जाती हैं पूरी organization के अंदर. And then आता है conformity. ठीक है. So ये थी इसके advantages and disadvantages जो किसी भी informal structure को define करती हैं. और यही जो चीजें हैं ये हमें आगे दी हुई हैं कि किस तरीके से उनकी प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होगा और कैसे कैसे वो वर्क करेगा. जस्ट गिव इट अ प्लेन रीड. ओके, ये वही चीज है जो मैं आपको यहाँ पे भी बता चुकी हूँ. नेक्स्ट हमारा आता है द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैन ईदर इनहांस और होल्ड बैक द बिजनेस. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस या तो बिजनेस को क्या करेंगी, इनहांस करेंगी, उसके लेवल को एक्सपेंड करेंगी, या फिर होल्ड बैक कर लेती हैं. सो मैनेजर्स नीड टू बी अवेयर ऑफ द इनफॉर्मल स्ट्रक्चर एंड इंश्योर दैट दे अडेप्ट द फॉर्मल स्ट्रक्चर टू कॉम्प्लीमेंट द इनफॉर्मल वन. कि अगर वो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर ऑप्ट करना चाहते हैं तो उसके अंदर फॉर्मल भी होना चाहिए. मेंटेन अ लूजर फॉर्मल स्ट्रक्चर सो दैट द इनफॉर्मल स्ट्रक्चर कैन थ्राइव. फॉर्मल स्ट्रक्चर को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखो, लूजर रखो, ताकि उसके अंदर इनफॉर्मल स्ट्रक्चर जो है वो क्या कर सके, मतलब अडेप्ट हो सके. एंड एट द वेरी लीस्ट टेक अकाउंट ऑफ द इनफॉर्मल स्ट्रक्चर इन डिसीजन मेकिंग. और वो डिसीजन मेकिंग के टाइम, पॉलिसी फॉर्मुलेशंस के टाइम इनफॉर्मल स्ट्रक्चर का जो लेवल है वो हमें क्या करना चाहिए, कम से कम ही इन्वॉल्व करना चाहिए. ठीक है. So this was all about your chapter which named is organization culture. उनके components क्या क्या हैं, बेसिकली हमारे जो norms हैं, जो हमारी symbols हैं, जो हमारी shared values हैं वो मिलकर बनाती हैं. Influences क्या क्या हैं, किन किन चीज फैक्टर से वो अफेक्ट होता है, एंड किन किन राइटर्स ने अपनी अप्रोच दी है अपने इस मतलब स्ट्रक्चर को क्या करने के लिए, बनाने के लिए, और अपने कौन कौन से व्यूज दिए हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है वो सही तरीके से फॉर्मुलेट हो सके. ओके, थैंक यू.